वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर। देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कितना समय लगता है। और जो 4 पार्ट होते हैं, यहाँ पर हम सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है उसी को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि यहाँ पर अगर आप सामाजिक विज्ञान के एस्पिरेंट हैं तो एग्ज़ाम में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे में आपको कुल मिला के 125 प्रश्नों को हल करना होगा। सभी प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, एक आपका हिस्ट्री होता है, दूसरा आपका पॉलिटी होता है, और फिर ज्योग्राफी होता है और इकोनॉमिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी 2 खंड आप केवल हल करेंगे। जैसे कि सभी जो खंड होंगे, इतिहास से कुल मिला के 63 प्रश्न होंगे 63, पॉलिटी से भी आपको 63 प्रश्न मिलेंगे, ज्योग्राफी से भी आपको 63 प्रश्न मिलेंगे, और इकोनॉमिक्स से भी आपको 63 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एक प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्ट 1 से आपको हल करना पड़ेगा। कुल मिला के 125 प्रश्न जो आपके होंगे, तो इसमें आप कोई भी 2 खंड, जैसे कि आपने इतिहास ले लिया और भूगोल ले लिया, तो 63 प्रश्न आपके इतिहास से हो गए, 63 प्रश्न आपके भूगोल से हो गए, प्लस एक प्रश्न आपका पार्ट 1 से हो जाएगा, तो कुल मिला के 125 प्रश्न आपके हो गए। अच्छा फ्रेंड्स, एक कन्फ्यूजन मैं आप लोगों का यहाँ पर दूर करना चाहूँगा कि मान लेते हैं कि जब आप बीए कर रहे थे, जब आप स्नातक कर रहे थे, तो स्नातक में जो आपका विषय है वो इतिहास है और भूगोल है, ठीक है। लेकिन आप टीजीटी की परीक्षा जो है वो पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स से देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चारों ही ऑप्शन आपके लिए खुले रहते हैं। कोई भी 2 खंड आपको हल करना पड़ता है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि स्नातक में वो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो उसमें जो पार्ट 1 रहेगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट रहता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। तो इस पार्ट 1 में आप, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, आप अच्छे से देख पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन हो गया, इसके बाद पार्ट 1 का दूसरा क्वेश्चन हो गया, पार्ट 1 का तीसरा क्वेश्चन हो गया, और पार्ट 1 का चौथा क्वेश्चन हो गया। तो ये जो 4 प्रश्न आपको मिलेंगे पार्ट 1 में, तो इसमें से कोई भी एक प्रश्न आप हल करिएगा। और मान लेते हैं कि आपका जो मूड है वो टीजीटी सोशल साइंस में आप इतिहास और पॉलिटी को लेकर, यानी कि ये 2 खंड आप हल करेंगे, इतिहास या पॉलिटी। तो आपका जो पार्ट 1 होगा, इसमें जो 4 प्रश्न होंगे वो सभी टॉपिक्स रहेंगे। आइए एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये आपका भूगोल से संबंधित प्रश्न हो गया। तो अगर आप भूगोल ले रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे, तो ये आप उत्तर देंगे ऑप्शन बी। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न है कि हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है। तो आप देख रहे हैं कि ये इतिहास का प्रश्न है और इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद कौन सा रोस्टो के आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह अर्थशास्त्र का, यानी कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आपका उत्तर है वो ऑप्शन सी है। और चौथा है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो गार्नर का है। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपके चारों विषय जो हैं उससे संबंधित एक एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में 1A 1B 1C और 1D करके आपसे पूछे गए हैं। कोई भी एक उत्तर ही आपको केवल देना है, मतलब जो भी आप यहाँ पर सब्जेक्ट हल करने वाले हैं उससे संबंधित कोई भी एक प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर दे देंगे। तो ये आपका एक प्रश्न यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद 63 प्रश्न मान लेते हैं कि आपकी ज्योग्राफी से हो जाएंगे, 63 प्रश्न आपके जो होते हैं वो हिस्ट्री से हो जाएंगे। इनको आप जोड़ेंगे तो कुल मिला के 125 प्रश्न, और पूर्णांक हो जाएगा आपका 500 अंकों का, ठीक है। तो ये, और इसमें इंटरव्यू होता नहीं है क्योंकि टीजीटी की परीक्षा है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपका पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2 में इसमें 4 खंड रहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पार्ट 2 में आपके 4 खंड होंगे। इसमें से कोई भी 2 खंड ही केवल आप चुनेंगे। यहाँ पर लिखा गया है स्पष्ट तौर से कि केवल 2 खंड आपको यहाँ पर चुनाव करना है। ऐसा नहीं कि चारों खंडों का उत्तर आप लिखाएं या फिर कुछ कुछ प्रश्न यहाँ से कुछ कुछ प्रश्न वहाँ से लिख दें, ऐसा नहीं।
कोई जो है 2 खंड यहाँ से आप चुन लेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, इसमें जो खंड 1 है ये ज्योग्राफी से संबंधित है। तो यहाँ पर जो ज्योग्राफी के 63 प्रश्न हैं, आइए उनको हल करते हैं। और इसी प्रकार से आपकी ये सीरीज इस चैनल पर चलती रहेगी। तो पहली बार हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे ये जो सीरीज चल रही है, इसका फ़ायदा केवल टीजीटी वालों को नहीं मिलेगा, इसका फ़ायदा पीजीटी में भी मिलेगा। साथ ही साथ आप जानते हैं कि इतिहास, भूगोल और बाकी जो इकोनॉमिक्स वगैरह के जो प्रश्न होते हैं, ये आपकी यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी आदि परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न कहीं भी पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा नॉलेज आपका और गहरा होगा। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे भले आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हों, पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप पीसीएस तैयारी कर रहे हों, आरओ की तैयारी कर रहे हों, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी होगा। तो कोई भी वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। अब आइए शुरू करते हैं और यहाँ पर प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपने हल कर लिया है, उसमें से एक ही पार्ट आपको देना था। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे, आइए उनको देखते हैं। जैसे कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी यह कितनी दूरी को निर्देशित करता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी होती है, उसमें जो इक्वेटर होता है, उसमें जब 1 देशांतर की दूरी आप देखेंगे तो ये जो आपकी दूरी होगी, ये कितनी होगी जानते हैं? ये आपकी दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। तो आपका जो विकल्प ए है ये सही है। फिर इसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। एक युग्म है जो कि सही नहीं है और बाकी सब सही हैं। तो जो अंता है, अंता नामक स्थान राजस्थान में ही है। सिक्का मिलेगा आपको गुजरात में, बरौनी मिलेगा आपको बिहार में, गौरीपुर आपको कहाँ पर मिलेगा? गौरीपुर आपको मिलेगा असम में, न कि उड़ीसा में। तो ये जो है ये आपका गलत है और यहाँ पर यही कहा गया था, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? हरित क्रांति, हरित खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, हरित वनस्पति। तो चारों गलत मानेंगे तो उत्तर क्या देंगे? उत्तर इसका एग्जैक्टली यहाँ पर है सही, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, ताकि हम यहाँ पर अपना जो उत्पादन है उसको हम बढ़ा सकें। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। ठीक है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है, यह कथन है। कारण है कि औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। तो देखो, इसका जो उत्तर होगा ना, ये आपको कूट के आधार पर देना है। नीचे आप कूट देख रहे हैं, ये 4 कूट यहाँ पर दिए गए हैं, बिल्कुल यूपी पीसीएस की तरह। तो इसी में से आपको जो उत्तर का चुनाव है वो करना है। यहाँ पर बिल्कुल कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो हम उत्तर चुनेंगे ऑप्शन ए को। ठीक है। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। डोकलाम पठार जो है ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है। तो जो भी लोकेशन चर्चा में होंगे, हो सकता है कि उससे संबंधित एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाए। डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपका डोकलाम पठार है यह भारत, चीन और भूटान के त्रिसंगम स्थल पर है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। प्लेसर निक्षेप कहाँ पर पाए जाते हैं? प्लेसर नामक जो निक्षेप होते हैं, एक्चुअली जो नदियाँ बहती हैं, नदियों की तली में उपस्थित जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको प्लेसर कहते हैं। और ये जो हैं, अगर आप देखेंगे तो जलोढ़, पंखों तथा घाटी तल पर पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हुआ। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि ग्राबेन यह किससे उत्पन्न होता है? जो ग्राबेन है यह किससे उत्पन्न होता है? अपक्षय से, वलन से, भ्रंशन से या फिर अपर्दन से? तो ग्राबेन जो है यह भ्रंशन से उत्पन्न होता है। ठीक है। पूछा गया था कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है। इनमें कौन कौन से कथन या कथन जो है, कथन मतलब एक से अधिक कथन अगर सकते हैं तो बताइए आप। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है। तो देखो यहाँ पर देख लेते हैं, महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन, ये आपका सही है। दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, ये भी सही है। पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन, ये भी सही है। और सागरी तल के प्रसार के प्रमाण, ये भी सही है। यानी कि चारों विकल्प यहाँ पर आपके सही हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 वाला जो ऑप्शन है डी, ये आपका सही विकल्प है। प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो कथन है यह वाइल्ड डी ला ब्लास का है, वाइडल डी ला ब्लास, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन सी है। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण
सुलभ है, मतलब सही है, ये आपको बताना है कि उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है। तो इसका जो जवाब बनेगा, देखो सबसे पहले हम रखेंगे जो सर्वसुलभ हो, जो सबसे ज़्यादा उपलब्ध हो, सर्वसुलभ हो। इसके बाद सामान्य रूप से सुलभ हो और फिर दुर्लभ हो। तो इस प्रकार से हम इसको वर्गीकृत करेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। देखो 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है कि जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करती है और कोहरा ऊपर उठता है, बिल्कुल सही है। और विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है, ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर सत्य हैं। आपका अगला क्वेश्चन होगा कि क्राल बस्ती किससे संबंधित है। तो देखो दोस्तों, ये जो क्राल बस्ती है इसमें जो मसाई जनजाति के लोग होते हैं वो निवास करते हैं, तो ये मसाइयों से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही है। और ये जो मसाई जनजाति होती है ये अफ्रीका में पाई जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में आरोही क्रम में कौन सा सही है, यानी कि धान उत्पादन में कौन सबसे अधिक धान का उत्पादन करता है, कौन उससे कम, कौन सबसे कम, ये क्रम आपको यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर जो 14वां आपका क्वेश्चन पूछा गया था धान उत्पादन में, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है। सबसे अधिक धान का उत्पादन कौन करता है, चीन करता है। उसके पास क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। उसके बाद भारत, फिर इंडोनेशिया और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही है। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह यह कहाँ पर आपको मिलेगा, इसका लोकेशन पूछा था शिव समुद्रम का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो लोकेशन वो तमिलनाडु में है। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही था। किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता, मतलब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रदेश ऐसा है जहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह गूगल ट्रांसलेट है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है समझने में। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका जो उत्तर है वो है उष्ण प्रदेश। ठीक है, उष्ण प्रदेश मतलब कि इसको क्या कहेंगे आप, ट्रॉपिकल रीजन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बायोडाइवर्सिटी इज रिचर, तो ट्रॉपिकल रीजन में इसका जो जवाब बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। कभी कभी जो इंग्लिश होती है ना वो थोड़ी आपको आसान लगती है। इसके बाद देखते हैं यूर्त पूछा है कि किस प्रजाति का घर होता है, कौन सी प्रजाति होती है जो अपने घर को यूर्त कहती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो खिरगीज लोग होते हैं, खिरगीजों का जो निवास होता है उसको क्या कहते हैं, उसको यूर्त कहते हैं। और खिरगीज जो प्रजाति है यह कहाँ पर पाई जाती है, तो यह मिडिल एशिया यानी कि मध्य एशिया में पाई जाने वाली एक प्रजाति है खिरगीज। इसके बाद है कि विटलेसी ने बृहत स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया था। तो विटलेसी ने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, विटलेसी ने 13 क्षेत्रों में विभाजित किया है, कृषि क्षेत्रों में। पूरी दुनिया को 13 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है विटलेसी के द्वारा। तो इसका जवाब ऑप्शन सी होगा। फिर अगला क्वेश्चन यह पूछा गया था कि किस एक को संपन्नता का झरना कहते हैं। संपन्नता का झरना मतलब ये चीज़ अगर निकल आए तो आप संपन्न हो जाएंगे। डेफिनेटली इसका आंसर आप गेस कर सकते हैं, ये है आपका खनिज तेल क्षेत्र। ठीक है, पीट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश जो होता है यह किस देश में स्थित है। पीट्सबर्ग आप नाम कई बार आप सुने होंगे, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको मिलेगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। क्यों? क्योंकि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक भी है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। तो इसका उत्तर लगाएंगे आप ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद देखिए एकाकी ग्रामीण बस्तियां कहाँ पर पाई जाती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। एकाकी ग्रामीण बस्तियां यह सह्याद्री के उच्च भागों पर मिलती हैं। तो इसका जवाब ऑप्शन ए रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बुशमैन होटेनटाट यह प्रजाति किससे संबंधित है। बुशमैन होटेनटाट प्रजाति यह किससे संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, जो बुशमैन होते हैं ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में। और यहाँ पर जो 23 का जवाब बनेगा वो निग्रायड प्रजाति मानी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। मृत सागर किसके द्वारा निर्मित एक झील है। तो मृत सागर जो है कि किसके द्वारा निर्मित है ये पूछा जा रहा है। तो सही जवाब है इसका भ्रंश घाटी के द्वारा। ठीक है, इसका जवाब ऑप्शन ए था। संभववाद का जनक किसे माना जाता है, संभववाद का जनक किसे कहा जाता है।
तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था। लुसियन फेब्रे इसका आंसर था। लुसियन फेब्रे को संभववाद का जनक कहा जाता है। अब इंग्लिश में पढ़ेंगे आप तो ये क्वेश्चन बनेगा इस प्रकार से कि हु इज़ द फादर ऑफ पॉसिबलिज्म, संभववाद। ठीक है। इसके बाद है कि भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है, मतलब भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर दूध सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो इसका जवाब उत्तर प्रदेश है। यूपी में सबसे अधिक दूध का उत्पादन किया जाता है। आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है। जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं तो उसमें मतलब क्या आप पहले करेंगे, क्या आप उसके बाद करेंगे, यही यहाँ पर आपको क्रम बनाना है। तो एक तरीके से यह आपका रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है और इसका जवाब क्या होगा। सबसे पहले तो आप भोजन संग्रह करेंगे, उसके बाद खेती करेंगे, उसके बाद औद्योगिकरण की ओर बढ़ेंगे। तो इसका जवाब ऑप्शन डी है। एक किताब थी आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स, आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स, यह किताब किसने लिखी है। तो दोस्तों ये जो किताब है यह 1903 में लिखी गई थी। किसके द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा कि एडू टोइट के द्वारा यह किताब लिखी गई थी। ठीक है। 28 का सही जवाब ऑप्शन बी है। 1903 में यह किताब आई थी, एडू टोइट के द्वारा यह किताब लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि गारो राजमहल बिदर का निर्माण द्वारा हुआ था डैश। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो गारो राजमहल बिदर था इसका निर्माण कैसे हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका जो निर्माण हुआ था वो अधभ्रंश से हुआ था। और अधभ्रंश यानी कि ये जो चीज़ है आपको कहाँ पर मिलेगी, गारो आपको मिलेंगे मेघालय में। ठीक है, गारो जनजाति होती है। तो इसका जवाब ऑप्शन सी है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है। तो देखो जो नहर होगी या फिर सड़क होगी उसके किनारे किनारे अगर आवास बनेंगे तो ये रेखाकार ही बनेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आवास बनेंगे तो यह रेखाकार होगा। ठीक है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। तो बात हो रही है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का जो मोड़दार पहाड़ है, वलित पर्वत, ये एंडीज पर्वत ही माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। कौन एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो यहाँ पर रबर जो है ज़्यादा उत्पन्न नहीं होता है। तो थाईलैंड में भी होता है, इंडोनेशिया में भी होता है, मलेशिया में भी होता है, लेकिन ब्राज़ील में नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है। बात यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है। तो देखो यहाँ पर डार्विन का अवतरण सिद्धांत ये भी सही है, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत ये भी सही है, डेली का हिमालय नियंत्रण सिद्धांत ये भी सही है। मतलब 3 सही हैं। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत बनेगा। मतलब ये सही नहीं है, यही हमारा उत्तर होगा। तापीय संकुचन सिद्धांत यानी कि द थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी किसने यहाँ पर पेश किया था, किसने प्रस्तुत किया था। तापीय संकुचन सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जेफ्रीज। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मतलब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा थी उसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो ये आपको पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये 1884 में खींची गई थी। कब, 1884 में। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। हेक्टोपास्कल डैश मापने की एक इकाई है। तो जो हेक्टोपास्कल है इससे आप क्या मापते हैं। तो देखो जो ओजोन की मोटाई है यह डॉप्सन में मापी जाती है, डीबी। और यहाँ पर बात करें तो जो हेक्टोपास्कल है इससे अब वायु दाब को मापते हैं हेक्टोपास्कल से। ठीक है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है, मानसून शब्द किससे बना है। तो ये बना है अरबी भाषा से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है। पृथ्वी का धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, भूकक्षा का अंडाकार होना, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना, यही कारण होता है कि दिन रात बराबर नहीं होते हैं। निम्नलिखित में कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो आपका आप जानते ही हैं दूध उत्पादन से है, दूध से है। नीली क्रांति यह मछली उत्पादन से संबंधित है और पीली क्रांति यह तिलहन उत्पादन से है। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। ठीक है। इसके बाद है पीत बामन, यह किसे कहा जाता है। तो जो सूर्य है, सूर्य का एक नाम पीत बामन भी है। इंग्लिश में देखते हैं, हु इज़ कॉल्ड येलो ड्वार्फ। अब येलो ड्वार्फ याद रखना है इसको, ये सन को कहा जाता है। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है।
तो ये तो बिल्कुल आसान सा आंसर है इसका, गुजरात। और मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो देखो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, मैं आपको सही विकल्प बता देता हूँ पहले। मैग्नीज उत्पादक जो देश हैं उसमें सबसे पहला स्थान जो आता है वो किसका आता है? चीन का आता है। ठीक है, चाइना जो पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आता है आपका साउथ अफ्रीका, और तीसरे स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये क्रम किसी में नहीं दिया गया है, तो ये जो इसमें सभी को कॉमन आंसर दिया गया था, मतलब इसमें जो विकल्प थे वो त्रुटिपूर्ण थे। इसके बाद है कि संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ये देखिए, संसाधन संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है। तो देखो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में आपका जो सही जवाब है ये है उपयुक्त सभी। कैसे? मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना ये जरूरी है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, ये भी सही है, और संसाधनों का विकास भी होना चाहिए। तो ये उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भैया ये तो सभी के लिए जरूरी है, पशु और पौधे सभी के लिए जरूरी है, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर बनेगा। नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो जो ग्रेनाइट होती है उसमें जीवांश नहीं होते हैं, बाकी सब में जीवाश्म पाए जाते हैं। पूछ रहे हैं कि हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? करेवा निर्माण हिमालय के किस भाग में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा कश्मीर, हिमालय में। ठीक है, अब ये जो करेवा होता है क्या होता है, तो मैंने नीचे पहले कमेंट में इसके बारे में बता दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। लेटराइट मिट्टी जो है यह कहाँ पर पाई जाती है? तो ध्यान देना कि यूपी में तो नहीं मिलती है, हिमाचल में भी नहीं मिलती है, पंजाब में भी नहीं मिलती है, ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। ठीक है, और लेटराइट के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान समझिएगा और याद रखिएगा। रूस के ग्रामीण अधिवास क्या कहे जाते हैं? जो रूस के ग्रामीण अधिवास हैं वो क्या कहे जाते हैं? तो उन्हें कहते हैं खोसोज। क्या कहेंगे? सोवखोज। ठीक है, थोड़ा सा नाम उच्चारण करने में दिक्कत होती है, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही है। हीराकुड बांध यह किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी पर बना हुआ है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। और भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? मानव पारिस्थितिकी विज्ञान माना है भूगोल को किस भूगोलवेत्ता ने? तो इसका जवाब है बैरोज ने, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है। ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक किताब किसने लिखी है? ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच, ये जो किताब है ये लिखी गई है डी.एम. स्मिथ के द्वारा, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। यहाँ पे विद्वान और उनसे संबंधित जो सिद्धांत हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन किससे संबंधित है, और आइए इसको मैच भी करा लेते हैं, जो कि ज़रूरी भी है कि आप इसको ठीक से समझें। जैसे कि जीबी एरी के बारे में बात करें तो ये जीबी एरी नहर सिद्धांत से संबंधित है, ये चौथे से मैच हो जाएगा। डब्ल्यू वेवेल, इनका संबंध है एस्थेटिक तरंग सिद्धांत से, तो ये आपका पहले से मैच हो जाएगा। R.A. हैरिस का संबंध है एस्थेटिक तरंग सिद्धांत से, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से मैच हो जाएगा। और इसाक न्यूटन का जो संबंध है वो संतुलन सिद्धांत से है, तो ये आपको मैच कराना था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? सामुद्रिक वर्षावन किसे कहा जाता है? तो प्रवाल, महासागरीय निक्षेप, ज्वार भाटा या फिर महासागरीय धाराएं। तो ध्यान देना कि जो सामुद्रिक वर्षावन है ये प्रवालों को कहा जाता है, ऑप्शन ए से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सामान्यतया इनमें कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? ठीक है, तो जो परतदार चट्टानें होती हैं उनमें सामान्यतया क्या पाया जाता है, यही यहाँ पर क्वेश्चन है। बेसाल्ट, सेल, सिलिका और मैग्नीशियम। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो है सिलिका। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? जैसा कि आप जानते हैं कि जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और उसमें जो है मणिपुर शामिल नहीं है, तो विकल्प सी आपका करेक्ट है। और ये है आपका कि थॉर्नथवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में डैश प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो थॉर्नथवेट ने ये जो वर्गीकरण दिया था ये 1931 में दिया था। ठीक है, और इसका जवाब है BB-R, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर क्वेश्चन ये था कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये अनाईमुड़ी है, ऑप्शन बी करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः किस में, मतलब किस विकल्प में यहाँ पर वर्णित किया गया है, अंकित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा और इसका जवाब बनेगा बिहार और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम 10 की वृद्धि दर रही है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पूछ रहे हैं कि 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम 10 की वृद्धि रही थी। तो फिलहाल इसमें नागालैंड का उल्लेख है, तो नागालैंड हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, और ये है आपका कोरियालिस बल के विषय में कथन दिए गए हैं। पूछ रहे हैं कि एक कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं। यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा यह एक काल्पनिक बल है, ये सही है। यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है, ये भी सही है। यह वायु गति के समानुपातिक होता है, ये भी सही है। लेकिन जो कोरियालिस बल है इसका संबंध घर्षण से नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं कि घर्षण से संबंधित है, तो घर्षण से कोरियालिस बल का कोई संबंध नहीं होता। तो ये जो कथन है ये आपका गलत है, यही हमारा उत्तर बनेगा। फिर है कि कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, वनों के प्रकार और इसका जो मुख्य क्षेत्र है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल आपका सही है। इसके बाद कोणधारी वन उत्तरी कनाडा में मिलते हैं, ये भी सही है। भूमध्य सागरीय वन कैलिफोर्निया में मिलते हैं, ये भी सही है। लेकिन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मंगोलिया में नहीं मिलते हैं। एग्जैक्टली ये जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं ये आपको कहाँ पर मिलते हैं? ये आपको मिलेगा प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले स्थानों में। तो ये आपका उत्तर था ऑप्शन डी। 2 क्वेश्चन और हैं। ये देखिए, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप जो योग जलप्रपात का नाम आपने सुना होगा, योग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में स्थित है, तो यही जो है महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जो आपका जोग झरना है, जोग झरना, ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही है। इसके बाद है कि लेनिनग्राड, ये पत्तन कहाँ पर आपको मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको रूस में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखे, हमने भूगोल के सारे प्रश्न यहाँ पर देखे। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम इतिहास के प्रश्नों को हल करेंगे। इसी प्रकार से समय आपका बहुत कम लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो भी तथ्य अपडेट करने योग्य होंगे तो उनको हम अपडेट करके भी आपके सामने रखेंगे। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है तो गला जो है फटाफटा लग रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर आप लोग करते रहिएगा। धन्यवाद।